प्यारे दोस्तों, 2024 एग्जाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम यहाँ पर देखने वाले हैं संस्कृत विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये प्रश्न पत्र जो है 70 नंबर का रहेगा, 3.25 घंटे का ये पेपर रहेगा। खंड जो है दो खंडों में विभाजित होगा, खंड अ एक होगा और खंड ब अलग होगा। खंड ब में भी आपको दो खंड मिलेंगे, एक क खंड मिलेगा और एक ख खंड मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं खंड अ की, फिर बात करेंगे हम खंड ब की। और खंड अ में 20 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा और उसको जो है OMR शीट पर जो है आपको उसके उत्तर को टिक करना होगा, यानी कि ब्लू पेन से डार्क करना होगा, सर्किल करना होगा। आप 9th में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पत्र का क्या सॉल्यूशन रहेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो है पहला आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस खंड की बात करते हैं। देखिए इसमें आपका प्रश्न पत्र जो है ये उपखंड क में विभाजित है, ठीक है। इस तरह से आपका जो देखो आपका जो है खंड अ और खंड ब दो उपखंडों में विभाजित रहेगा, क और ख में, ठीक है। ये चीज आपको बता दी गई है। प्रश्न संख्या 1 और 2 जो कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 ये है और प्रश्न संख्या 2 ये है। ये दो प्रश्न मात्र आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में देना है। तो उक्त गद्यांश का शीर्षक जो है आपको बताना है। तो इसमें शंकराचार्य के बारे में सब कुछ बताया है, तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें इसमें पूछा गया शंकर कस्मीन प्रदेशे जन्म लेभे। तो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा केरल प्रदेश है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर लिख देंगे केरल प्रदेश है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहां तक पैराग्राफ से देना था। अब ये जो है आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से पूछे जा रहे हैं। गुरु नानकस्य पितु नामः किम। तो गुरु नानक के पिता का नाम जो है वो कालू मेहता था। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृक्षाकः सलीलपानम कुर्वन्ति। वृक्षाकः सलीलपानम कुर्वन्ति। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ सलील पान मतलब उनको कैसे जो है वो भोजन या जो भी आपका खाने वाली चीज है वो ले लेते हैं, तो वो अपने पदे यानी कि अपने जड़ से लेते हैं। तो खा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है पृथ्व्याम कति रत्नानि संति। कितने रत्न हैं? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा त्रीणी। ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अभिवादनशीलस्य खाली स्थान वृद्धोपसेविनः। श्लोक की पंक्ति को आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नित्यम। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है सातवां प्रश्न, इसमें पूछा गया कर्मणे वाधिकारे माँ फदेशु कलाचन। सुक्ति जो है किस पाठ से उद्धत है? तो ये जो है आपकी गीता मृतम पाठ से उद्धत है। तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न जो पूछा गया है किम नाटकम दृष्ट्वा गांधीनः हृदय परिवर्तनम। तो कौन से नाटक को देख करके जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है आपका हरीशचंद्र। तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। कौन है? तो हर्षवर्धन, ठीक है, ये रचयिता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा समित्र लक्षण दिमम प्रवदंती संतः क अकथ्यत। तो किसने कहा था ये हमें बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसको कहा था, ये जो कथन था ये हो जाएगा जसविंदर, ठीक है। ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ पे देखिए उपखंड ख शुरू होता है। यहाँ पे पूछा गया है इक प्रत्याहार के वर्ण हैं। इक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो कौन से हैं? तो इसमें है ई उ री और ल। तो यहाँ पे जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 12वां प्रश्न है त का उच्चारण स्थान है। तो त का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो त का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा आपका? त का स्थान स्थान जो है वो त, तो दंत से, ठीक है। दंत जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीम बंदे में संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें अनुस्वार संधि है। ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, नमस्ते का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। तो नमः प्लस ते, ठीक है, नमः प्लस ते यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया आपसे राजा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप है, यानी कि ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 16वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया वारी पद का षष्ठी एक वचन रूप आपको बताना है। तो वारी शब्द का जो षष्ठी एक वचन रूप होता है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, वो हो जाएगा वारिणा, वारिणे, वाणी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, वारिण है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, वारिण है। क्या हो जाएगा? आपको इस तरह से लिखना होगा, वारिण है, ठीक है, ये होगा। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। सब में ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा, आंसर ये होगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, नमामि रूप है। अगर मॉडल पेपर है इसमें मिस्टेक हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड में मिस्टेक होगा तो आपको जो है आंसर अलग से उस क्वेश्चन का अलग से जो है आपको मार्क्स दिया जाएगा। नमामि रूप है, तो नमामि कौन सा रूप है? तो नमामि जो है ये है विधि लिड लकार नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं, ध्यान रखना, इसमें से कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन नहीं होता है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन नहीं होगा, और विधि लिड लकार उत्तम पुरुष द्विवचन भी नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वें में जो है आपसे पूछा गया है, भवेयुः किस रूप या किस लकार का है? इसका इसका लकार रूप आपको बताना है, तो ये विधि लिड लकार का है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 19वां जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम। 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में जो समास उपयोग हुआ है वो हुआ है अव्ययीभाव, ठीक है, ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न जो है, त्रिभुवनम का समास विग्रह जो है क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा त्रणायाम भुवनानाम समाहारः, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जो है पहला ही हो जाएगा। अब आते हैं हम खंड ब में, जिसका उपखंड ख की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे उपखंड क होना चाहिए, ख लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके किसी एक गद्यांश का आपको दो मिलेंगे, दो में से किसी एक का जो है हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ से लिया गया है, उद्धत है। उसके बाद जो है आपको इसके आंसर्स को लिखना होगा, इसका हिंदी अनुवाद लिख देंगे। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, और नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय, प्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन जो है अनुशासित और कैसा हो जाता है? निकष्टक हो जाता है, ठीक है, निकष्टक हो जाता है, जो मतलब बिना कष्ट के हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका हम इस तरह से अनुवाद कर देंगे, किसी एक का करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसी में देखो दूसरा है, आप चाहे तो इसका भी कर सकते थे, तो दोनों में से किसी एक का करना है, क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसको आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला जो दूसरा पैराग्राफ है, इसमें हम पहले बता देंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित संस्कृत भाषाए गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धत है। इसका अनुवाद जब करेंगे तो संस्कृत भाषा जो है प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाणी और व्यवहार की जो है भाषा थी। इसके विषय में यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी को बोझ लकड़ी का बोझे अपने सिर पर रख करके लकड़ी बेचने के लिए बाजार को जा रहा था, ठीक है। तो लकड़ी का गट्ठा रखा था उसने अपने सिर पे, और उस बोझ को जो है वो ले जा करके कहाँ बेचना जा रहा था? बाजार में। इसका हम अनुवाद बता रहे हैं। और मार्ग में राजा उससे मिला और पूछा, अरे क्या बोझ पीड़ा पहुंचा रही है या पहुंचा रहा है? तो यहाँ पर जो है उस इंसान ने क्या बोला? लकड़ी का बोझा ढोने वाले लकड़हारे ने राजा से
प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में जो है कहा, हे राजन, बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है, जैसा बाधित यानी का जो प्रयोग हो रहा है पीड़ा पहुंचा रहा है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनों की भाषा थी, और रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की अंगूठी को लेकर सीता को देना चाहते थे, तब वह सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समझते हुए डर जाएगी। इससे भी संस्कृत का जो है लोक व्यवहार में प्रयोग होना माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक का जो है आपको सारांश हिंदी में लिखना है। ये आपके पास में 3 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से किसी एक के ऊपर लिखना है। और यहाँ पर जो है कालिदास के ऊपर जो आपका चैप्टर है वो है, ठीक है, विश्व कवि रविंद्र हैं वो है, और मदन मोहन मालवीय वो है। इनमें से किसी एक को लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर कवि हम कालिदास की, कुलगुरु कालिदास की बात करें तो महाकवि कालिदास संस्कृत के विषय कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक जो है फैली हुई है। उनकी कीर्ति ये कौमुदी विदेशों तक जो है फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि की कुल, काल और जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी समीक्षक जो आलोचना करते हैं अंततः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर जो है उनका परिचय प्रस्तुत वो करते हैं। जन्म स्थान एवं हम जो है जन्म, समय और स्थान की बात करेंगे इनके, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, देखिए जन्म, समय एवं स्थान जो है इसमें क्या है, सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, और कोई जो है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का जो है समकालीन मानता है। तो सभी अलग अलग मत रखते हैं इनके बारे में। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्मा हुआ मानते हैं, और कवि का उज्जैनी प्रेम भी इस मत की पुष्टि करता है कि कवि जो है उज्जैन के जो है काफी वो उनके कविताओं में जो है आपको झलकती है उज्जैनी भाषा। कुल की बात करें, कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे जो है ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम होते हैं, यानी कि ब्राह्मण में वो शिव उपासक हैं, शिव के उपासक माने जाते हैं। फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी, और वो जो है राम के प्रति भी जो है उनकी भक्ति देखी जाती है। रचनाओं में हम बता सकते हैं तो इन रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं। रघुवंशम जो है, और कुमार संभव ये भी है। 2 महाकाव्य मेघदूतम है, और ऋतु संहार जो है वो गीति काव्य है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप 2-4 रचनाएं बता सकते हैं। इसके बाद रविंद्र की बात करें तो रविंद्र का भी आपको जो है प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में बता देना है। इनके जो है जन्म की बात कर लेंगे, शिक्षा की बात कर देंगे, और उसके बाद जो है इनकी साहित्यिक जो भी रचनाएं हैं वो हम यहाँ पे बताते हुए चले जाएंगे। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो उनका भी सेम जो है, जैसा परिचय देना चाहें आप, मैंने जैसा लिखा है आप ऐसा दे सकते हैं। फिर शिक्षा, जन्म और वकालत वगैरह सब बता देंगे, रचनात्मक कार्य बता देंगे, और उसके बाद जो है ये 4 अंक आपको देगा। कोई भी एक लिखोगे तो 4 अंक प्राप्त होगा। ध्यान रखना, 4 अंक प्राप्त करने के लिए आपको ढंग से लिखना होगा। यहाँ पे श्लोक लिखा गया है, इस श्लोक की जो है हिंदी में व्याख्या कर देनी है आपको, तो इससे भी आपको 4 अंक ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे पहला जो है किसी एक का ही करना है, तो आप क पाठ का करिए या ख पाठ का, आपकी मर्जी है, क का करिए या ख का करिए। तो ये श्लोक दिया गया है, हम बता देंगे कि जो ये श्लोक है हमारी संस्कृत के पद्य खंड जो पद प्यूषम है उसके लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक से जो है लिया गया है या उद्धत है। उसके बाद में व्याख्या करते हुए हम इसको बता देंगे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। दूसरा पार्ट है ये वाला, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर सकते हैं। इसका भी संदर्भ लिख दोगे आपकी हमारे संस्कृत के पद्यखंड से, ये भी जो है आपका प्यूषम से ही है, और जो है गीतामृतम पाठ से जो है इसको लिया गया है। व्याख्या कर देंगे। श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला और जो भक्ति युक्त है वह मुझे प्रिय है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, देखिए, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की जो है हिंदी में व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वाला, ये सूक्ति दी गई है, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। तो व्याख्या क्या हो जाएगा? श्लोक का भाव है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न जो जल, अन्न और कवियों के सुंदर वल ही हैं, वचन ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया वास्तविक रत्न तो जल है, अन्न है और कवियों के सुंदर जो वचन हैं वही पृथ्वी पर जो है वास्तविक रत्न माने जाते हैं। जल और अन्न से मनुष्य का जीवन चलता है और कवियों के सुभाषित यानी अच्छे जो उनका जीवन होता है उसको सुंदर बनाता है। हीरे मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे किसी का जीवन सुंदर नहीं बनता, अतः इन पत्थर के टुकड़ों को जो लोग रत्न का नाम देते हैं वो मूर्ख हैं। ये कहने का तात्पर्य है। यहाँ पे ख पाठ का आपको करना है, इसमें से देखिए कोई भी एक करना है, ये ध्यान रखना है। तो इससे आप क करिए या ख करिए, ये आपकी मर्जी है। एत द्विघातम ये वाला है, इसकी व्याख्या कर देनी है। तो इसकी व्याख्या मैंने करी हुई है, जो सब अन्यों के वश में होता है, जो सब अन्यों के वश में होता है वह दुख है। ठीक है, जो जो मतलब किसी और के वश में होता है वो क्या होता है? वो दुख होता है। जो सब अपने वश में होता है वह सुख है। यही संक्षेप में सुख एवं दुख का लक्षण है। इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप में जान लेना चाहिए और जिसको इसका ज्ञान हो जाता है वह इंसान हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है। अब यहाँ पर जो है अगला जो है ये ग पाठ, इसका भी आप कर सकते हैं चाहे तो इसमें भी व्याख्या कर सकते हैं। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। बस इसका इतना ही उच्चारण होगा। तो यहाँ पे आपको केवल हिंदी अनुवाद व्याख्या कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। अगला जो चौथा 4 नंबर का फिर से अगला प्रश्न है, जो है इसमें से किसी एक श्लोक का जो है अर्थ संस्कृत में लिखना है। इसमें से किसी एक का जो है आपको या तो क का करिए अर्थ लिखिए या फिर ख का अर्थ लिखिए, दोनों में से किसी एक का जो है आपको अर्थ संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण आपको करना है और यहाँ पर जो है महात्मा गांधी का करना है पाठ के आधार पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जो है आप परिचय दे देंगे और इनके चरित्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? सत्यवादी बता सकते हैं आप, और यहाँ पे उपेक्षितों के नेता थे, जो अ, नीचे के जातियों के जो लोग थे उनको जो है ये मानते थे, और साथ ही साथ जो है प्रेम और एकता के अग्रदूत भी माने जाते थे। स्वदेशी के पक्षधर थे, सबसे ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाते थे, भेदभाव के विरोधी थे, राम के परम भक्त थे। निष्कर्ष निकालना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इतने ही गुण आपको लिख देने हैं। अब यहाँ पे जीमूत वाहन, उसके बारे में जो है आपको पाठ के आधार पे बता देना है। तो परिचय आप बता देंगे। ठीक है, और परिचय अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा सीधा जो मैं कहूँगा हमेशा परिचय लिखा करिए। उसके बाद में त्याग में जीवन था, उनकी विशेषता जो है चरित्र की विशेषताएं बता सकते हैं। मातृ पितृ भक्त थे, दयालु थे, प्रभावशाली थे और विनयशील थे। इसमें से कोई भी आप दो है, 5, 4, 3 आप लिखना चाहे उतने लिख सकते हैं। इसके बाद दीपक का आपको बताना है, तो किसी एक का ही बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देख सकते हैं, किसी एक का ही करना है, आपको ध्यान रखना है। ये रहा, एक का ही करना है आपको। तो इस तरह से आप जो है दीपक का भी बता सकते हैं, उसके उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देंगे और फिर उसका जो विशेषताएं बताएंगे। जातिवाद का पोषक और परिवर्तित विचारधारा वाला जो है ये इसकी विशेषता हो जाएगी। शिष्टाचारी, बुद्धिमान, और साथ ही साथ जो है आप इसका व्याख्या अगर आप जो है संक्षेप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर आपको जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ध्यान रखना है। जैसे निर्देश दिए जाए उस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों को उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है। उपखंड ख की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखना है, किसी एक का जो है। ठीक है, तो यहाँ पे रामम है तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, यहाँ वृक्षात है इसमें पंचमी विभक्ति है, और यहाँ पर जो आपको विद्यालय दिया गया है इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, गंतुम में है तुमुन प्रत्यय, पठनीय में जो है अनियर प्रत्यय है और अजा में टाप प्रत्यय है। इन सभी के प्रत्यय में से किसी एक का ही प्रत्यय आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
वाच्य परिवर्तन करना है तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं और इन तीनों में से किसी एक का ही वाच्य परिवर्तन करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कर दिए हैं। पहले का वाच्य परिवर्तन करोगे तो यहाँ पे सीताय पत्रम लिख्यते ये हो जाएगा, और मया गम्यते का क्या हो जाएगा, अहम गच्छामि। और बालकः गीताम पठति तो यहाँ पे हो जाएगा बालकेन गीताम पठ्यते। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है, इसमें से 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। कोई भी 3 के आपको करने हैं। मैंने यहाँ पे 5 जो आपको दिए जाएंगे, इसमें से मैंने 5 कर दिए हैं। आपको केवल क्वेश्चन पेपर में 3 ही करने हैं। यहाँ पर एक विषय पर जो है संस्कृत में 8 वाक्यों में एक आपको निबंध लिखना है। कोई भी एक विषय जो आपको पसंद हो, जो आप लिख सकते हो, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सदाचार पे लिख सकते हैं, सत्य संगति पे लिख सकते हैं, राष्ट्र एकता पे लिख सकते हैं, पर्यावरण पे लिख सकते हैं, विद्या पे लिख सकते हैं। और मैंने सभी के आंसर्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी का भी लिखना चाहें। सदाचार के ऊपर लिखे तो पॉइंट लिखिएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कितने आपको 8 वाक्य लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 से ज़्यादा देने का प्रयास किया है सदाचार के ऊपर। सत्य संगति की बात करें तो इसके ऊपर भी जो है आप लाइनें लिख सकते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे, यहाँ पे सब अलग अलग लाइनें कर देंगे, ठीक है। जैसे ये पहली लाइन है, फिर यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसके बाद दूसरी लाइन है, फिर फुल स्टॉप है, तीसरी लाइन है, इस तरह से। इसके बाद जो है पर्यावरण पे लिखना चाहें तो पर्यावरण पे भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ये पॉइंट वाइज हैं सारे के सारे। और विद्या पे आप लिखना चाहें तो इसके भी पॉइंट वाइज जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न पदों में से किन्हीं एक का जो है संस्कृत वाक्य में जो है आपको प्रयोग करना है, ठीक है। किन्हीं 3 का, किन्हीं 3 सॉरी किन्हीं 2 का, ठीक है। किन्हीं 2 पदों का जो है संस्कृत में, क्योंकि 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 नंबर का 1 है, तो 2 करोगे तो 4 नंबर हो जाएंगे। गणेशाय का कर सकते हो तो श्री गणेशाय नमः आसानी से लिख सकते हो। त्वम का क्या हो जाएगा, त्वम अचिरात फलम प्राप्यसि। इसके बाद अलग आप करना चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, सदा का कर सकते हैं, अत्र का कर सकते हैं, गच्छाम का कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है संस्कृत पेपर का भी आपने देख लिया। सारे विषय आपके यहाँ पर जो आ रही है लिंक जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आप खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। और जो बाकी ये एनिमेटेड वीडियो इनको देख सकते हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा जो है मनोरंजन मिलेगा और याद भी हो जाएगा आसानी से सारा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।